हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपिटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर एंड ऑप्शन डी है शेरशाह। तो भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेरशाह। शेरशाह ने जो है सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का निर्गत किया था मध्ययुगीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है उतबी, ऑप्शन सी है फिरदौसी एंड ऑप्शन डी है चंद्र बरदाई। तो मोहम्मद जो गजनवी थे, इनका इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उतबी। उतबी जो है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगर पूछा जाता है कि अलबरूनी किसका दरबारी इतिहासकार था? कौन? अलबरूनी। तो यह था मोहम्मद गोरी का दरबारी इतिहासकार था। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन पत्तम पुहार किसके तट पर स्थित था? ऑप्शन ए है ताम्रपणी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है पेरियार एंड ऑप्शन डी है वैगई। तो जो प्राचीन पत्तन पुहार है किसके तट पर स्थित था? तो यह था कावेरी तट पर स्थित। ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो प्राचीन पत्तन पुहार था यह कावेरी तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? मतलब महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए है स्वर्ण स्कृता, ऑप्शन बी है पलासिनी, ऑप्शन सी है गंगा एंड ऑप्शन डी है ऋजुपालिका। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह हुई थी ऋजुपालिका तट पर। ऋजुपालिका तट पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राह का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुद्धिहाल, ऑप्शन बी है संगन कल्लू, ऑप्शन सी है कोल्डी हवा एंड ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो जो राग का टीला है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह जो है संगन कल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, राग का टीला। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो राग का टीला है संगन कल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 एंड ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था, कौन से अधिनियम में हुआ था और किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी है सरकार के सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत एंड ऑप्शन डी है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य कौन था, क्या था मतलब? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था इसका एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। बाकी इसमें से तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1900 में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी है 1902 में एंड ऑप्शन डी है 1905 में। तो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। और 1905 में और क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। ये देखिए पूछा गया है इसमें 1905 किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बेलगाम, ऑप्शन सी है कराची एंड ऑप्शन डी है बनारस। तो किस कांग्रेस अधिवेशन ने इसका समर्थन किया था स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का, तो यह किया था बनारस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति अपनाई थी, हड़प नीति। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यांगटीसी एंड ऑप्शन डी है हुआंग हो। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है यांगटीसी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऑप्शन सी है जब तेज हवा चल रही हो एंड ऑप्शन डी है जब रात बहुत ठंडी हो। तो बृहद ज्वार कब आता है, तो यह आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब बृहद ज्वार आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अक्सर से पूछा जाता है कि बृहद ज्वार कब आता है, तो यह जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है अरब सागर से, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर से एंड ऑप्शन डी है हिंद महासागर से। तो जो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं यह कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से जो हैं पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन ए है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर। इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो है लोकेटेड है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है भारत। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से जो कम लोग थे इनकी ये कितने परसेंट थे। ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 31% एंड ऑप्शन डी है 32%। तो ये थे 31% जो थे 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम लोग थे। 14 वर्षों से कम की आयु के जो लोग थे वह 31% थे। और अगर पूछा जाता है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में।
कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय जो है यह जनगणना की शुरुआत हुई थी। और अगर पूछा जाए कि जनगणना कब कब होती है, तो यार प्रत्येक 10 साल बाद। लास्ट टाइम हुई थी 2011 में, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साख पत्र दिया जाता है। ऑप्शन ए है एक निर्यातकर्ता द्वारा, ऑप्शन बी है एक आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन सी है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, एंड ऑप्शन डी है जहाजी कंपनी द्वारा। तो जो साख पत्र है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। एक आयातकर्ता द्वारा जो है यह साख पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है आगरा में, एंड ऑप्शन डी है नोएडा में। तो औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे स्थापित है? तो यह स्थापित है कानपुर में। ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है कानपुर में स्थापित है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी रोलिंग प्लान की अवधारणा? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी है जनता के सरकार के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है राजीव गांधी के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा थी यह किसके द्वारा लागू की गई थी? तो गाइज यह लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन बी है M2, ऑप्शन सी है M3, एंड ऑप्शन डी है M4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप किसे माना जाता है? तो यह जो है M3 को माना जाता है। M3 को जो है मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए है योजना आयोग से, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय से, एंड ऑप्शन डी है वित्त आयोग से। तो जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है या किससे संबंधित है, किस आयोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी समिति कब हुई थी? उससे कालक्रमानुसार बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सेकंड है PK थुंगन समिति, ऑप्शन थर्ड है अशोक मेहता समिति, एंड ऑप्शन फोर्थ है GKV राव समिति। इनमें से पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समिति कब आई थी। तो जो LM सिंघवी समिति है या कौन से सन में आई थी? तो ये आई थी 1986 और PK थुंगन समिति यह 1988 और अशोक मेहता समिति यह 1977। तो इससे आप लोग टिक कर सकते हैं कि कौन सी कालक्रमानुसार टिक कर सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले ये 1970, फिर ये GK राव समिति आई थी, फिर LM सिंघवी समिति आई थी, फिर आई थी PK थुंगन समिति। तो इसका सही आंसर है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, एंड ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। अगर भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करना है तो अब विधेयक कहाँ पे लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में यह संशोधन लाया जा सकता है, ना ही राज्यसभा में, ना तो सर्वोच्च न्यायालय में। ये तीनों सही गलत आंसर है। इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है?
ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी है जापान से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका से एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शून्यकाल है यह कहाँ से लिया गया है गाइस, तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हैं, तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, इसे आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका से जो है यहाँ मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और रसिया से क्या लिए गए हैं, रसिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, इसे आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से क्या लिया गया है। शून्यकाल जो है या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ऑप्शन ए है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता एंड ऑप्शन डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इंडिया में जो है संपूर्ण भारत की केवल एकल नागरिकता मानी जाती है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे सरदार पटेल। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे इनका नाम सरदार पटेल था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है या कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है या बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर का रक्त दाब। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन एंड ऑप्शन डी है लीनियस। तो जीव विज्ञान का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया है लैमार्क के द्वारा। इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान का नाम, तो यह थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज एंड ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। इसका पाचन नहीं होता, इसे भी आप लोग याद रखिएगा सेल्यूलोज का। नंबर 29 है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा से एंड ऑप्शन डी है भूतापीय ऊर्जा से। तो जो फोटोवोल्टिक सेल है यह किससे संबंधित है, यह कौन सी ऊर्जा से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 30, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है प्रकाश की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की प्रवणता की एंड ऑप्शन डी है खगोलीय दूरियों की। तो जो प्रकाश वर्ष है यह किसकी इकाई है, तो यह इकाई है खगोलीय दूरियों की। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।